क्या आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, 2020 में इसको फोर्स में लाया गया, लेकिन ये 2024 तक लागू नहीं हो पाया प्रॉपरली क्योंकि इसके रूल्स नहीं बन पाए थे। और आपको ये पता होना चाहिए कि रूल्स जो भी हर एक्ट के जो रूल्स होते हैं वो पार्लियामेंट की एक कमेटी बैठाई जाती है जो कि इन रूल्स को स्क्रूटनाइज करती है। और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। With reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committees scrutinize reports to the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the Executive within the scope of such delegation? ये क्वेश्चन सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है और अगर आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में तो आपने पढ़ा होगा और आपने न्यूज़ में देखा होगा, लेकिन आज मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ से रिलेटेड है। और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में और इसको ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कमिटीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत सारी कमिटीज़ हमें नहीं पढ़नी, बहुत सारी कमिटीज़ रहती हैं, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें कुछ ही पढ़ने हैं। सो लेट स्टार्ट अपना पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में जानना है। पहली बात आपको बता दूं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। जी हाँ, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशन नहीं है। तो अगर आपका पहला क्वेश्चन यही बनता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है, तो बिल्कुल भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन से पावर बिल्कुल नहीं मिलती है। ये पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं, उनके अंडर में इनको बनाया जाता है। जो पार्लियामेंट का अपना फंक्शनिंग करने का जो रूल्स है उसके अंडर में इसको प्रिपेयर किया जाता है। दो टाइप की पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, एक होती हैं एड हॉक और एक होती हैं स्टैंडिंग। एड हॉक होती हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं, बहुत ही टेम्प्रेरी होती हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए होती हैं, कुछ स्मॉल इश्यूज़ के लिए होती हैं और फिर उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। स्टैंडिंग कमिटीज़ में आप देखेंगे कि फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं, परमानेंट जॉइंट कमिटीज़ होती हैं, कुछ इंक्वायरी कमिटीज़ होती हैं और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ भी होती हैं। तो अगर आप इंक्वायरी कमेटी में देखेंगे तो कुछ कमिटीज़ होती हैं पिटीशन पे और कुछ होती हैं प्रिविलेज कमेटी पे। प्रिविलेज अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, प्रिविलेज जो होता है वो होता है हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस उसको मिलते हैं बीइंग पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसलिए उसको भी स्क्रूटनाइज करने के लिए, उसको भी चेक रखने के लिए, उनके ऊपर भी चेक रखने के लिए एक प्रिविलेज कमेटी बिठाई जाती है। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस प्रिविलेज का ब्रीच किया है, उस प्रिविलेज मतलब अपने मिले हुए पावर्स के ज़्यादा उसने किसी ने यूज़ किया है, मिसयूज़ किया है, तो उसके लिए प्रिविलेज कमिटीज़ भी बैठाई जाती हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं वो सिंपली क्या करती हैं, वो चेक करती हैं पावर ऑफ द गवर्नमेंट में। आपको पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एमपीज़, इसमें कुछ एमपीज़ जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, कुछ जो होते हैं वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, पार्लियामेंट का काम क्या होता है कि वो गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो मेन फंक्शनिंग में होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं, इनके बनाए हुए पॉलिसीज़ के ऊपर इन चेक रखने के लिए पार्लियामेंट का मेजर काम होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको पावर ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर इनको चेक रखना होता है, इसीलिए इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल कमिटीज़ के बारे में जानते हैं। फाइनेंशियल कमिटीज़ में सबसे पहली जो कमेटी होगी वो होगी पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये इसका मेंशन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आज़ादी के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, उसी में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में पहली बार मेंशन हुआ था। तो ये आपको पहले ही मेंशन कर देता हूँ कि ये प्री इंडिपेंडेंस की से ही बना हुआ है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्शन होता है प्रॉपरली, उसके मेंबर्स जो होते हैं इलेक्ट होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला मेथड यूज़ होता है। ठीक, इसका जो टेन्योर होता है वो 1 ईयर का होता है, इसीलिए ये एड हॉक कमेटी नहीं है, ये स्टैंडिंग कमेटी है। एड हॉक जो होते हैं वो 1 ईयर से भी कम
और भी छोटे टाइम पीरियड के लिए होते हैं, लेकिन ये इनका टेन्योर जो होता है 1 ईयर का होता है। इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, वो मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन ऐसे बन चुके हैं। देन इसकी जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं होते हैं कि इसको पूरी तरह से लागू किया जाए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया ये कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, एक कंट्रोल, एक चेक रखने की कोशिश करते हैं। देन इसमें टोटली 22 मेंबर होते हैं और 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इसके जो चेयरपर्सन जो होते हैं, इस पर्टिकुलर कमेटी के जो चेयरपर्सन या हेड जो इसे कहेंगे, वो स्पीकर नॉमिनेट करता है, ठीक है, स्पीकर। और मोस्टली बाय कन्वेंशन इसे देखा गया है कि जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होते हैं उनको इसे रखा जाता है, लेकिन ये बाय कन्वेंशन है। बाय कन्वेंशन मतलब जब ये पहली बार बना था तब से कोई अपोजिट पार्टी के जो मेन गवर्नमेंट में नहीं है, उनके अपोजिट में जो है उनकी तरफ से किसी को चेयरपर्सन बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये रूल नहीं है, ठीक है, ये कोई रूल नहीं है कि ऑपोजिशन से बनेगा। कोई अगर गवर्नमेंट का भी पार्ट होगा तो वो उसको भी बनाया जा सकता है। देन इसका जो मेन फंक्शन होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, उसका काम होता है कैग की रिपोर्ट्स को सिंप्लीफाई करना। ये सबसे मेजर इसका फंक्शन है और ये क्वेश्चन हमेशा स्टेट पीसीएस और पीसीआईएस के एग्ज़ाम्स में ये आता रहा है। कैग की रिपोर्ट्स को ये स्क्रूटनाइज करता है, सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। कैग मतलब जो होता है, अगर आप कैग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो कैग जो होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, और एक सुप्रीम ऑडिटर एक बॉडी है और ये ऑडिट करती है गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को, ठीक है। तो फंक्शनिंग इसका हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी के फंक्शनिंग पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि ये एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ डन इन ऑथोराइज्ड वे और नॉट, तो इसको भी ये चेक करता है, इसको भी ये फंक्शन करता है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर होने के बाद करते हैं, ठीक है, आफ्टर द एक्सपेंडिचर। तो ये पूरी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक इंस्टीट्यूशन, एक कमेटी है। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है एस्टिमेट कमेटी। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि ये गवर्नमेंट जब खर्चा कर लेती है, गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर कर लेती है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी उसके बाद उसको चेक करती है। लेकिन एस्टिमेट कमेटी जो होती है वो एक्सपेंडिचर करने से पहले इसको चेक करती है, स्क्रूटनाइज करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी, ठीक है, कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी। इसमें भी जो इलेक्शन होता है मेंबर्स का वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ही मेथड से होता है, सेम जैसे कि पीएससी में होता था, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में होता था, ठीक है। यहाँ पे भी पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ही मेथड यूज़ होता था। यहाँ पे भी जो टेन्योर है वो 1 ईयर का है। यहाँ पे भी जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मेंबर नहीं हो सकते, इस बॉडी के मेंबर नहीं हो सकते, इस कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते। इस पूरी कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो अगेन स्पीकर जो होता है वो इसको नियुक्त करता है, वो इसको अपॉइंट करता है। देन इसमें जो होते हैं 30 मेंबर्स होते हैं और इसमें सारे मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं, ठीक है। इसमें जो था आपने देखा था, इसमें 15 लोकसभा से थे और 7 राज्यसभा से थे, लेकिन यहाँ पे 30 के 30 मेंबर लोकसभा से हैं एस्टिमेट कमेटी। और एस्टिमेट कमेटी जो थी ये पहली बार 1950 में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जॉन मथायस की रिकमेंडेशन पे बनी थी, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये मोस्टली एग्ज़ाम्स में या कहीं पे लिखा नहीं रहता, लेकिन आपको पता होना चाहिए जॉन मथायस की रिकमेंडेशन पे ये बना था, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, हाउ टू स्टॉप रॉन्ग एक्सपेंडिचर। कोई अगर रॉन्ग एक्सपेंडिचर होने वाला है, कहीं गलत जगह पे एक्सपेंडिचर करने वाला है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करने वाला है, तो उसमें हम उसको स्टॉप करना है, उसको रोकना है। इंक्वायरी करना है ऑफ द एनुअल एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट। जो एस्टिमेट बनाता है गवर्नमेंट बजट से पहले, उसको इंक्वायरी करना होता है कि किस तरह से हम जो खर्च करने वाले हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। एग्जामिन्स द वर्किंग ऑफ द पॉलिसी। कोई पॉलिसी अगर गवर्नमेंट की है तो उसको भी एग्जामिन करती है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट एस्टिमेट कमेटी। तो एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये 2 कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट जो है वो है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है ये प्रिपेयर करती है रिपोर्ट ऑन द पब्लिक एंटरप्राइज एंड चेक अकाउंट्स, ठीक है। मतलब जो भी पब्लिक एंटरप्राइज पीएसयूज जो कंपनीज होती हैं इनके अकाउंट्स को चेक करती है, इनके फंक्शनिंग को चेक करती है, ठीक है। इट ऑल्सो चेक्स द कैग रिपोर्ट, तो कैग रिपोर्ट्स को भी ये चेक करते हैं। इसमें भी जो चेयरमैन होता है वो उसको स्पीकर अपॉइंट करते हैं, और इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और ये 1964 में कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये कमेटी बननी चालू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें 22 मेंबर होते हैं, तो आपको हर कमेटी के मेंबर्स पता होने चाहिए। और कुछ चीज़ें तो इसमें कॉमन है, जैसे कि टेन्योर हो गया, या इलेक्शन का मेथड हो गया, या फिर आप ये देख सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। चेयरमैन कौन होगा, कौन अपॉइंट करेगा, तो ये सारी चीज़ें आप कॉमन रख करके बाकी चीज़ें इनकी फंक्शनिंग है वो जो कि अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो होती है वो होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेंबर्स किस कमेटी में होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस हैज़ 31 मेंबर्स, ठीक है। दिस कमेटी हैज़ 31 मेंबर्स, और जो हमने एस्टिमेट कमेटी में देखा था वो 30 मेंबर्स थे। तो सो फार हम ये देख रहे हैं कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में 31 यानी सबसे मैक्सिमम मेंबर्स यहीं पे हैं। और इसमें जो 21 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, 10 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा से इस कमेटी में रखे जाते हैं, ठीक है। इसके जो मेंबर्स होते हैं जो लोकसभा के होते हैं और राज्यसभा के होते हैं ये सारे नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं। अभी तक हम लोग इलेक्टेड पढ़ रहे थे, सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे नॉमिनेशन होता है, ठीक है, नॉमिनेशन। तो यहाँ पे नॉमिनेशन लोकसभा से कौन कर रहा है, स्पीकर कर रहे हैं, और राज्यसभा से कौन करता है, जो राज्यसभा का जो प्रमुख होता है यानी चेयरमैन, ठीक है। तो राज्यसभा के चेयरमैन राज्यसभा से मेंबर भेजते हैं, और लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा से अपने मेंबर भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं दे आर नॉट एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड, वो नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो टेन्योर होता है दैट इज़ 1 ईयर, और इसका अकाउंट ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को चेक करना, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। इससे क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने देखे हैं वो यही बनते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स होते हैं वो किस कमेटी में पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थे। जो नेक्स्ट एक और कमेटी अगर आपने थोड़ा सुना होगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पाई जाती है, ठीक है। इसमें कोई अलग अलग नहीं, इसमें कोई एक कमेटी नहीं है, ये दोनों जगह पे पाई जाती है, और इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 15 मेंबर्स जो राज्यसभा में रहेंगे और 15 मेंबर्स आपके लोकसभा में रहेंगे इस कमेटी में। तो मतलब दोनों ही हाउसेस में आपको ये कमेटी दिखाई देगी, ठीक है। इसमें जो चेयरपर्सन जो होता है वो स्वयं स्पीकर ही होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में जो चेयरपर्सन होते हैं वो स्वयं चेयरमैन ही होते हैं, ठीक है। इसका जो फंक्शनिंग होता है वो ये होता है कि टू डिसाइड अलॉट टाइम टू द प्राइवेट मेंबर बिल्स इन द राज्यसभा। तो आपको पता होगा कुछ मेंबर बिल्स जो होते हैं कई अलग अलग टाइप के होते हैं, और जो प्राइवेट मेंबर के जो बिल्स होते हैं उनको कितना टाइम अलॉट करना है, ये जो होता है ये चूज़ किया जाता है बाय द दिस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जो कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो जो हम लोग बात कर रहे थे शुरू में कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जब आया था तब इसको बनने में जो रूल्स बन रहे थे 4 साल तक जो इसके रूल्स बनाए गए हैं 4 इयर्स तक, इन रूल्स को स्क्रूटनाइज करने के लिए पार्लियामेंट में एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी का नाम होता है कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये जो होते हैं हर एक ईच हाउस में होता है, और इसका पहली बार जो ये बना था ये 1953 से ये बन रहा था, और अभी भी ये बनता रहा है। तो पहली बार ये 1953 से स्टार्ट हुआ है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं 15 मेंबर्स होते हैं, और इसमें आपको याद रखना है कि ये टोटली नॉमिनेटेड होते हैं। कौन नॉमिनेट कर रहा है, स्पीकर कर रहा है या फिर लोकसभा में, और चेयरमैन कर रहा है राज्यसभा में, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये ईच हाउस में होता है, ठीक। और इसका फंक्शनिंग यही रहता है, एग्जामिन्स द
बिल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे इसको बिल को एग्ज़ामिन करना होता है। मतलब बिल्स जो मेन बिल आपका एक्ट होता है उसके अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस, जो बाई लॉज सब लॉज बनते हैं, उसको एग्ज़ामिन करना होता है। गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर इसके रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पे आपको गवर्नमेंट को एक्शन लेना होता है, ठीक है। तो जो हम लोग शुरू में क्वेश्चन देख रहे थे, ये 2018 के यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया था, और ये यही है कि विच कमेटी स्क्रूटनाइज एंड रिपोर्ट्स टू द हाउस वेदर द पावर्स टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, bylaws etc. conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope। तो ये इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सा विच ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, कौन ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज़, यही इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं। इसके अलावा कमिटीज़ तो बहुत सारी बनती हैं, लेकिन आपको यही एक कुछ कमिटीज़ के बारे में जानना है। याद रखिएगा ये कमिटीज़ जो होती हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में अगर आपको इतना ही, अगर आपको और इस तरह के वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉलिटी के किसी और अच्छे वीडियोस के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ किसी वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।